सभी को नमस्कार। आज रिव्यू करा जाएगा सर्वसंहार का, जो कि सर्वनायक सीरीज़ का फोर्थ पार्ट यानी कि चतुर्थ खंड है और फिफ्थ कॉमिक्स है। आप देख सकते हैं वहाँ पर 4 कॉमिक्स रखी हुई हैं। युगांधर उसमें से पहली कॉमिक्स है, जो कि 0 पार्ट या बेस पार्ट जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है। चतुर्थ खंड हमारे हाथ में है सर्वसंहार। ये शुरुआत की जो 4 कॉमिक्स हैं वो सर्वनायक सेट नंबर 1 में आई थी, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और उसके बाद में सेट नंबर 2 एंड 3 जिनमें भी 4 कॉमिक्स थी, यानी कि सर्वनायक की 12 कॉमिक्स मेरे पास अभी आ चुकी हैं। और उसकी जो 13वीं कॉमिक्स थी यानी कि सर्वरण, वो पहले से ही मेरे पास अवेलेबल थी। तो इस तरीके से इसके पूरे 13 कॉमिक्स या 12 पार्ट अवेलेबल है। अब 14th पार्ट 14 जो भाग है वो भी मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही सर्वग्रहण राइज हो चुका है, लेकिन मैंने संजय जी वाली ऑर्डर कर रखी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आइए बात करते हैं 4th पार्ट की। तो चतुर्थ खंड का जो आवरण पृष्ठ है, जो कवर है, वो अनुपम सिन्हा सर जी का बनाया हुआ है, जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। और इंकिंग इस पे जगदीश कुमार जी की है। ईश्वर आर्ट का पहले नेम लिखा मिलता था हमको। ये है संग्राहक संस्करण सर्वसंहार का। और इसी के साथ हमारे पास में है सर्वसंहार का पेपरबैक एडिशन। ये भी उसी सेट में मिला था, पूरा कॉम्बो मैंने ऑर्डर किया था। 170 MRP है सर्वसंहार का और 325 MRP है सर्वसंहार के स्पेशल कलेक्टर एडिशन का। ये देखिए, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो एक्स्ट्रा थिंग हमको इस संग्राहक संस्करण में मिलती है, स्पेशल कलेक्टर एडिशन में मिलती है, वो एक ये हार्ड कवर है। ये हार्ड कवर है, ये सेम चीज़ देखिए, सेम जो कवर आपको यहाँ पर वेल लेमिनेटेड दिखेगा, वो यहाँ पे हार्ड बाउंड एडिशन है। ये एक डिफरेंस है इसमें। दूसरा डिफरेंस है, इसके अंदर एक बुक मार्क मिल जाता है। तो पढ़ते वक्त आपने कहाँ तक पढ़ रखा है उसको आप मार्क करके रख सकते हो। ऐसा बुक मार्क मिल जाता है जो ग्लिटरी अपीयरेंस के साथ में है। और वही फ्रंट बैक कवर का, फ्रंट कवर में से ही 2 आर्ट हैं, जैसे ये नागराज वाला जो आर्ट है फ्रंट कवर से, और बैक कवर से ये वाला जो आर्ट है उसको आगे पीछे प्रिंट करके एक बुक मार्क बनाया गया है। तो बुक मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है और हार्ड कवर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। पर अगर आप पेपर बैक लेते हैं तो हार्ड कवर ना मिले, लेकिन आर्ट वही रहता है। देखिए बिल्कुल सेम आर्ट है आगे पीछे से। और बुक मार्क यदि ना भी हो, क्योंकि एक सिंगल कॉमिक्स है 96 पेजेस का, तो भी आपको आर्ट तो वो मिल ही जाता है। यही आर्ट उसमें है, मतलब आपको कुछ आर्ट के अगर पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको कुछ मिसिंग नहीं लगेगा पेपर बैक में। 170 प्राइस है, इसका प्राइस है 325। और साथ में अगर हम जनरली बात करें राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की, तो इनमें कुछ नोवेल्टीज़ हमको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। या कई बार क्या होता है कि जो ये कवर होता है वो थोड़ा सा स्पोर्ट यूवी या यूवी ग्लोस का यूज़ कई बार कई संग्राहक संस्करणों में मिलता है, कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। कई बार ये वेल लेमिनेटेड होता है, जैसे कि मकरजाल सीरीज़ में, रजत नायक सीरीज़ में, या फिर कई बार हमको पेपर बैक और इसके मुकाबले में जो है कुछ अलग एक्स्ट्रा सिल्वर फॉइलिंग वगैरह मिल जाती है। जैसे कि नेगेटिव का जो संग्राहक संस्करण आया था या विध्वंस का जो संग्राहक संस्करण आया था, तो उसमें ये चीज़ें हमको देखने को मिली थी। विध्वंस का पेपर बैक 180 का था और संग्राहक संस्करण 425 का था, पर उसमें ये चीज़ें देखने को मिली थी कि कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वगैरह थे। बट यहाँ पे हम देखें तो ये साधारण सा कवर है एक, जिसमें कोई लेमिनेशन वगैरह है नहीं। इससे तो अच्छा ये पेपर बैक का लग रहा है। बस थोड़ा सा ये है कि मॉइस्चर वाले वातावरण में थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है। अब बात करते हैं इससे पहले की स्टोरी की। इससे पहले के जो 4 खंड थे उसकी बात करें अगर, तो उसका सार यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, युगम धारित रहस्य पूर्व सार। अब ये जो पार्ट है जिस यहाँ पे सार दिया हुआ है, बस यही एक इशू है। बाकी मनोज गुप्ता जी की जो कॉमिक्स है सर्वनायक सीरीज़ की पूरी कंप्लीट 12 कॉमिक्स अभी जो आई हैं जस्ट, और इससे पहले इसके साथ में जो सर्वनायक विस्तार क्षतिपूर्ति और आई हैं 5 कॉमिक्स, उनमें सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ यही है इसका जो बैक कवर। अदरवाइज़ पेपर क्वालिटी अंदर की बहुत शानदार है, ग्लोसी यूज़ करी है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। थिन कवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेल लेमिनेटेड भी है। बस एक इशू ये है कि अंदर एक रफ़ टेक्सचर। ओरिजिनल जो आए थे काफ़ी अंदर से ग्लोसी और बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी वाले थे। तो इसमें प्रिंटिंग बिल्कुल उभर के नहीं आ रही है इन रफ़ पेजेस की वजह से। इवन आप पेपर देखेंगे तो अंदर का जो ये ग्लोसी पेपर है उसकी आप देखो क्या प्रिंटिंग है। कवर बहुत फीका पड़ जाता है इस मामले में। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब कवर में ऐड वगैरह होता है तो उसको हम इतना कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन ये देखिए जब बात आती है पूर्व सार की, तो ये एक कॉमिक्स का पार्ट हो गया। इसमें पूरा स्टोरी बता रखी है, इन 4 पार्ट की समराइज करके रख रखा है। युगांधर, सरयुगम है, सर्वदमन है और सर्वसंग्राम, उसकी स्टोरी बता रखी है। तो वो इसमें दिया हुआ है।
और बात करें अगर संग्राहक संस्करण की, तो एक इशू इसमें यह आता है कि जब आपको ये हार्ड कवर में मिलता है ये वाला कवर, तो इनसाइड का जो कवर होता है ना, वो येलो जो ऑरेंज अस्तर होता है उसमें दब जाता है, मतलब अंदर ये इसके अंदर वो प्रिंटिंग नहीं मिलती। यहाँ पे पीले रंग का ये अस्तर मिलता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पीले रंग का अस्तर मिलता है, और हमको पूरी 96 पेज की कॉमिक्स एज इट इज़ मिल जाती है। ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन नॉर्मली जो संग्राहक संस्करण आप जानते हैं कि उसमें कभी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्रेडिट पेजेस होते हैं, इस जगह पर बैक में जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आर्टिस्ट की तरफ से कुछ नोट वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं। मतलब आप लेटेस्ट चेक करेंगे खुद, मनोज गुप्ता जी की मैं बात करूँ और किसी की बात ना करें, तो आपको अलग अलग वेरिएशन मिलती है। मकर जाल का मैंने लेटेस्ट रिव्यू किया, आप चेक कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ हमको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। बात यहाँ एक्स्ट्रा की नहीं होती, कमी की बात हो रही है। तो पहले तो मैं मजाक में बोल देता था कि जो पेपर बैग्स हैं उनके बैक कवर के ऐड वगैरह हमको नहीं मिलते हैं और मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि इसकी प्रिंटिंग इतनी अप टू द मार्क नहीं है इन सारे, तो कोई उसमें रेगरेट नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर पूर्व सार दिया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है कॉमिक्स का। अब इसमें वो चीज़ मिसिंग है, मतलब कि 325 रुपये देने के बाद में वो चीज़ यहाँ मिसिंग है। तो मतलब पेपर बैक वाला विनर रहेगा, अगर चाहे पेपर बैक रहा है इस कॉमिक्स का, तो वो कई मामलों में ये आगे निकल जाता है। इसे लेमिनेशन आपको ऊपर मिल जाता है, अंदर आपको ऐड मिल जाता है, और उधर पूर्व सार मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी भूमिका 5-6 मिनट इसमें निकल गए, लेकिन ये बात एक मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा था कि जो व्यूवर्स रिव्यू देखते हैं तो उनको बाइंग डिसीजन में हेल्प करते हैं। मैं खुद रिव्यू देखता हूँ कई बार, तो आई थिंक आप मतलब आप बाइंग डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे कि कौन सा, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप बाइंग डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पर इसका पूर्व सार है, जो कि मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ कि तीनों कालों में जो है पाप वगैरह का, पाप पुण्य का इम्बैलेंस हो चुका है। युगम, जिनका करेक्टर संजय गुप्ता जी से प्रभावित है, जिनका अपीयरेंस वगैरह, वो एक तीनों कालों पे समझ लीजिए कि उसको तीनों चारों जो भी युग हैं, नोट काल, तीनों काल और युग जो है उनको मतलब एक तरीके से बैलेंस करते हैं या उस पर कोई डिसीजंस लेते हैं। तो वो पूर्व काल यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और उसके अलावा जो आधुनिक काल है, कलयुग के सारे खलनायकों को 2 दलों में बांट देते हैं, पहले के और नए वाले, और उनके बीच में प्रतियोगिताएं होती है। भोकाल और नागराज की प्रतियोगिता हमने देखी, परमाणु और प्रचंडा की प्रतियोगिता हमने देखी। उसके बाद प्रतियोगिता शुरू होती है तिरंगा और शुक्राल की। शानदार कवर आर्ट बना रखा है अनुपम जी ने, और साफ दिखाई देता है तिरंगा और शुक्राल। और यहाँ पे मैंने इसलिए ये रखा था, छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ, मैं अब शुरुआत कर ही रहा हूँ रिव्यू की। देखिए इसमें अच्छा हुआ कि तिरंगा थोड़ा सा नीचे लड़ाई कर रहा है अनुपम जी ने, ये अच्छी बात। अनुपम जी क्या करते हैं कि जब वो कवर आर्ट बनाते हैं तो वो पहले से ही लिख लेते हैं यहाँ पे, मतलब उन एक स्पेस छोड़ देते हैं कि यहाँ पर वो हेडिंग आएगी। तो उनके कवर आर्ट में क्या होता है कि आपको जैसा वो आपको दिखाना चाहते हैं आर्टिस्ट, वैसा दिखता है। यहाँ पर तिरंगा देखिए इस चीज़ शिकार हो गया। हालांकि जब ये कवर आर्ट बना था, ये हेमंत कुमार जी का आर्ट है, पर तब भी ये लोगो नहीं था, मतलब मनोज गुप्ता जी का लोगो। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि राज कॉमिक्स का लोगो भी आपको देखने को मिल जाता है, मनोज गुप्ता जी वाले अपना लोगो चिपका देते हैं, फिर यहाँ पे नया एक ईयर वाला लोगो है, काफ़ी सारे लोगोज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगो हो जाते हैं। देखिए अभी ब्रह्मांड रक्षक का लोगो है, जगह कम पड़ जाती है, तो ये लोगो थोड़ा ओल्ड सा रहता है। तो इसको ऊपर जगह खिसका करके, मैंने पहले भी बताया था, प्रथम खंड का जो संग्राहक संस्करण है, और पेपर पे तिरंगा का मुंह पूरा छुप गया अब, लेकिन इसमें तिरंगा के साथ न्याय हुआ है। तिरंगा आपको भली भांति इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये है अनुपम जी का शानदार डबल स्प्रेड का आर्ट। स्टोरी शुरू होती है, तो मैंने आपको बताया कि जो स्टोरी कंटिन्यूएशन पुराने कॉमिक्स में होता है, सीधा वो शुरू नहीं होती। पहले एक नई भूमिका सामने आती है, नई प्रस्तावना सामने आती है, और पुराने जो इवेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो उनको कंटिन्यू किया जाता है, और प्लस नए इवेंट भी जुड़े जाते हैं। तो इसमें देखिए गगन और विनाशदूत ग्रहणों से टकराते हैं। वो एक्चुअली धरती की तरफ आ रहे होते हैं, तो किसी और ग्रह पर टकराते हैं, और ग्रहणों जो है काफ़ी लोगों को गुलाम बना के रखता है, उनसे इनके ये टकराव होता है, और अल्टीमेटली आकाश गंगा को खलीफा बोलते हैं इतने सारे लोगों को। तो उनको गगन और विनाशदूत बचा लेते हैं, मतलब उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। पर बाद में पता लगता है कि वो नहीं बचाते तो अच्छा होता, क्योंकि आकाश गंगा का खलीफा जो ग्रहणों के चंगुल में फंस गए थे, गुलाम बन गए थे, जिनको कि इन्होंने आज़ाद करा दिया, उनको एम ये देख लीजिए कि लेकिन आप लोग पृथ्वी पर क्यों जा रहे थे, मतलब गगन और विनाशदूत ने पूछा। तो देखिए निगह बानों के आदेश पर पृथ्वी का अस्तित्व ब्रह्मांड से मिटाने के लिए। तो मतलब कई बार जो चीज़ें अपीयरेंस लगती है वो ऐसा होता नहीं है। मतलब गगन और विनाशदूत को लग रहा था कि वो आकाश गंगा के खलीफा को बचा लें ग्रहणों से, तो ये अच्छी बात होगी। डिपेंड करता है कि उनका उद्देश्य क्या था। खैर ये चीज़ यहीं रुक गई है। ये शानदार सीन हमको मेरे पास कैलेंडर में भी था अवेलेबल, जब राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का 2021 का कैलेंडर आया था। तिरंगा और शुक्राल है, अब इनके बीच का द्वंद्व शुरू होता है। सुशांत पंडा जी का इसमें चित्रांकन है पूरी कॉमिक्स में, और विनोद कुमार जी की, और ईश्वर आर्ट मतलब जगदीश कुमार जी की इंकिंग है। साथ में कुछ स्पेशल और पृष्ठ हमको देखने को मिलेंगे, जैसे ये जो पृष्ठ है वो हेमंत कुमार जी ने बनाया है, तो यानी कि द्वारा हेमंत कुमार जी ने स्पेशल आर्ट हमको देखने को मिलेगी बीच बीच में। तो प्रतियोगिता शुरू है, चालू है। तिरंगा शुक्राल को नियम शर्तें बताई जाती हैं उनके सामने,
प्रतियोगिता शुरू होती है। अब इसकी जो प्रतियोगिता है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाई गई। इसमें दिखा है कि पूरा जो संसार है, जो आधुनिक संसार है, वो पूरा वर्चुअल लाइफ में डूब गया। अभी भी हम लगभग डूबे हुए हैं, मोबाइल वगैरह जो भी वर्चुअल संसार, लेकिन इसमें कि हर एक की आंखों पे देखिए इस तरीके के डिवाइस लगे हुए हैं और हर कोई अपने वर्चुअल रियलिटी में जी रहा है। तो वो बिल्कुल ही मतलब फिजिकली इनएक्टिव हो गए। देखिए हर कोई अपने वर्चुअल दुनिया में जी रहा है। सिर्फ एक दो लोग हैं जिन्होंने इसको पूरी तरह से नकार करके अलग ही चले गए। ये कोई इसमें बता रखा, नाम मैं भूल गया, महर्षि विष्णु दत्त। तो वो और उनकी वाइफ मतलब पूरे इस चीज़ से अलग होकर जंगल वगैरह में रहते हैं और उनका ही एकमात्र नॉर्मल बेबी हो सकता है। मतलब बाकी लोग जो है ये मैट्रिक्स जैसा कुछ आपको फील देगा कि अब इनमें सब लोग इनएक्टिव हो गए हैं और उनके जो बच्चे वगैरह होते हैं वो भी कृत्रिम यंत्रों वगैरह से होते हैं, जैसे मैट्रिक्स वगैरह में होता था। देखिए इस तरीके की देखिए। तो ये जो है नॉर्मल बेबी को जन्म देना चाहते हैं, तो ये काफ़ी तपस्या करते हैं भगवान विष्णु की और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के इनको दर्शन भी देते हैं। लेकिन ये इनका अंतिम समय आ जाता है, ऐसा कुछ होता है, या फिर ये नॉर्मल बेबी को बर्थ नहीं दे पाते। तो इनका बेबी का बर्थ तो उन यंत्रों में होगा, लेकिन वो एक्चुअली इनका बेबी होगा। मतलब इसके स्पर्म और एग को यूज़ किया जाएगा तो सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी और वो भगवान का अवतार होगा। तो ये भगवान के जो नए युग में अवतार का ये तरीका भी इसमें दिखा रखा है कि परिस्थिति के हिसाब से भी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब भगवान भी उस यंत्रों में जन्म लेंगे लेकिन तरीका अलग रहेगा। तो युगम बोलता है कि अब आपको उसको बचाना है। मतलब क्योंकि क्या है कि जितने भी यंत्रों में ये बेबीज़ होते हैं उनमें से जो भगवान का अवतार होगा तो उसको ये यंत्र ख़त्म करना चाहेंगे। तो जैसे वो जन्म लेगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसको कैसे बचाना है, तो तिरंगा और शुक्राल मिलकर के इस काम को अंजाम देते हैं। ये देखिए सभी लोग इनकी प्रतियोगिता को देख रहे हैं। तिरंगा इसमें सफल हो पाता है। वो इजीली सफल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो है इसमें ये बहुत अच्छा दिखा रखा है कि जो है चाहे से कोई यंत्र हो या मानव हो, असुर हो या देव जो भी हों, लेकिन जो कोई भी माता होती है वो अपने बच्चे के लिए उसकी भावनाएं कभी चेंज नहीं होती। तो इसमें दिखा रखा है कि जो यांत्रिक है उसमें भी कुछ ना कुछ स्पार्क्स है और उनमें भी भावनाएं हैं, मतलब शायद आसुरी भावनाएं जो भी हैं। तो वो मशीन इसको बर्थ ही नहीं दे रही होती है। ये भगवान विष्णु का इसमें 10वां अवतार एक हाइपोथेटिकली बता रखा, बहुत अच्छे से स्टोरी लिखा है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। तो वो जो है वो उस यंत्र को ये पता होता है कि जैसे ही ये बेबी बर्थ लेगा उसके ऊपर काफ़ी खतरा है, तो वो उसको बर्थ नहीं दे रहा होता है। लेकिन तिरंगा का स्पर्श होता है ना, तो ह्यूमन टच से उसको पता लगता है कि ये सेफ़ है, तो वो हो जाता है। इसलिए ऐसे तिरंगा जीत जाता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रखा, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रतियोगिता शुरू होती है कि अब ये जो इनका नाम भी था कल की है, इस तरह नाम था, एग्जैक्टली नाम कहाँ गए, खैर इसका नाम श्रेष्ठ शिशु अगर बोल लेते हैं इसको, एग्जैक्टली नाम गलत ना बोल जाऊँ। तो ये देखो ये जो है ये अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। अब इनके लिए एक श्रेष्ठ गुरु का चयन करना होता है। ये प्रतियोगिता का दूसरा चरण है। मतलब परमाणु और प्रचंडा की हमने जो प्रतियोगिता देखी थी उसमें 3 चरण थे, तो इसमें भी 3 चरण होंगे। दूसरी प्रतियोगिता में श्रेष्ठ गुरु एक तो द्रोणाचार्य और परशुराम, मतलब उनकी फुल मेमोरी भरी हुई है इन मानसिक रूप हैं या जो भी हैं उनमें भरी हुई है। तो अब इनमें श्रेष्ठ गुरु का चयन करना है। तिरंगा चूज़ करता है शुक्राल चूज़ करते हैं द्रोणाचार्य को और तिरंगा चूज़ करते हैं परशुराम को। तिरंगा जीत जाते हैं। यहाँ पर ये साइड बाय साइड इवेंट हो रहे हैं। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों का और विलेंस का आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। नक्षत्र उसकी कमांड संभाल रहा है। पर जब वो तिरंगा और शुक्राल वाली स्टोरी इतनी अच्छी कि बीच में थोड़ा सा मतलब इंटरप्ट करती है, मतलब मन करता है कि ये ना हो, उसी को पढ़ें बार बार। तो ये देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ गुरु के चयन के लिए जैसे ही चूज़ करते हैं ना वो, वैसे ही क्या होता है ये देखिए। एक बार ये दिखाऊंगा आपको। हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ, विनोद कुमार जी ने किया है। ये विदूषक वाला कितना सुंदर सीन लग रहा है। और यहाँ पे आपको देखिए अभिषेक मलसोनी जी का आर्ट मिलेगा। अभिषेक मलसोनी जी का आर्ट अभी एक तो नरकनाशक प्रीमियम जो एडिशन आया था उसके जैकेट कवर में, और प्लस जो ध्रुव का पोस्टर मिला था हमको ध्रुवोदय के साथ में, जो ध्रुवोदय के बैक कवर्स हैं, बहुत ही दिलचस्प उनका आर्ट वर्क था, मतलब बहुत ही इंप्रेसिव था। तो वही झलक मुझे इस आर्ट वर्क में देखने को मिली। तिरंगा और शुक्राल हेमंत कुमार जी के अभिषेक मलसोनी जी के आर्ट में बहुत बढ़िया। तो ये आपस में कर रहे होते द्वंद्व वगैरह, और द्वंद्व किस प्रकार से कर रहे होते वो सीन शायद इसमें मैं मिस कर गया। ये जैसे चूज़ करते हैं ना, मान लो तिरंगा चूज़ करता है कि भाई परशुराम को, और शुक्राल चूज़ करते हैं द्रोणाचार्य को। ये जो शिशु है ये भगवान विष्णु का अवतार है, एक तरह से कल के अवतार मान लीजिए। तो उसके लिए जैसे ही वो चूज़ करते हैं उनको उन गुरुओं की शक्तियाँ मिल जाती हैं। अब वो उन गुरुओं की शक्तियों के साथ में लड़ेंगे, और इससे क्या होगा कि जो भी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा वही उसका गुरु बनेगा। पर लड़के ही हार जाते हैं। इनको समझ में आता है कि लड़ने से काम नहीं होगा, मानसिक शक्तियों का सारा खेल है। और अल्टीमेटली तिरंगा जीतने हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई द्रोणाचार्य के में एक हल्का सा एक नेगेटिव पॉइंट या कमज़ोरी पाई गई थी महाभारत के टाइम पे भी, कि वो अपने पुत्र अश्वत्थामा से काफ़ी ज़्यादा
मोह में थे, मतलब पुत्र मोह में काफ़ी अधिक था। ये देखिए क्या सुंदर चेहरा बनाया बच्चे का। तो उस तरीके से परशुराम थोड़ा सा बेटर गुरु साबित होता है कि द्रोणाचार्य वो शानदार गुरु थे। तो ये देखिए यहाँ पे अश्वत्थामा भी दिखा रखा है वो सीन, मतलब पौराणिक सीन्स को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करा है इस कॉमिक्स में। तो सुशांत पंडा जी का शानदार चित्रांकन है। बीच बीच में हेमंत कुमार जी के द्वारा इलस्ट्रेटेड कुछ पेज मिल जाते हैं, कहीं पर अनुपम सिन्हा जी वाले भी मिलेंगे, उनको भी देखेंगे। तो ये देखिए अश्वत्थामा को ये उनके पिता की आत्मा जो है वो यंग कर देती है, और बीच में ही आपको ये त्रिशंकु दिखाई देंगे जो इच्छाधारी चोर कॉमिक्स में दिखाई दिए थे, जो एक्चुअल एक कैरेक्टर था हमारे पौराणिक शंकु करके राजा थे। तो इनमें भी ये था कि जो है इनके गुरु ने इनको स्वर्ग के लिए स्वर्ग प्रॉमिस कर दिया था, और इंद्र ने इनको वहाँ पे एंटर करने से मना कर दिया था। शरीर स्वर्ग प्रॉमिस किया गया था इनको। और फिर बाद में क्या हुआ कि इनको मना कर दिया गया, तो फिर वो जो इनके गुरु थे उनको बोला ये तो मेरे लिए बहुत बड़े असम्मान की बात हो जाएगी। तो उन्होंने उनके लिए अपना एक और नया स्वर्ग बनाने की कोशिश करी अपनी उस ताकत के द्वारा। बाद में फिर सब लोग, जैसे कि हमेशा होता ही है पुराने स्टोरीज में कि देवता वगैरह ने समझाया, सब कुछ किया, उसके बाद में उन्होंने उस जिद को छोड़ दिया, और वो जो शक्ति एक्स्ट्रा जो थी जिससे नया स्वर्ग बनने वाला था वही इच्छाधारी शक्ति थी जो नागों को मिली, ऐसा कुछ है। तो ये अभी भी बीच में अटके पड़े हैं, क्योंकि ये जो है शरीर वहाँ जा नहीं सकते, इंद्र जाने देते नहीं स्वर्ग में, और इनके गुरु की जो ताकत है वो इनको धरती पर आने देते नहीं कि भाई स्वर्ग में जाएगा, तो बीच में अटके हुए थे। अब इनको उसी चीज़ से, जब इन्होंने द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को वो दी ऊर्जा, तो उस समय उस ऊर्जा से ये अब धरती पर आ सकते हैं, और इनके गुरु द्रोणाचार्य थे इसलिए इन्होंने ऊर्जा को पहचान लिया था। बहुत इंटरेस्टिंगली पौराणिक स्टोरीज को इससे ब्लेंड किया गया। तो अब तीसरा चरण शुरू होगा इनमें के बीच में देखिए ललित कुमार शर्मा जी का इलस्ट्रेशन भी देखने को मिलता है। तो इसमें आपको हेमंत कुमार जी का भी मिलेगा, सुशांत पंडा जी तो कर ही रहे हैं चित्रांकन, और जहाँ तक मुझे याद है अनुपम सिन्हा जी का भी है एक, कहीं ना कहीं है इसमें। ये देखिए अनुपम सिन्हा जी का क्या चित्रांकन, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। अनुपम सिन्हा जी का भी डबल स्टोरी चित्रांकन है, कवर पे चित्रांकन है, और ललित कुमार शर्मा जी का चित्रांकन देखने को मिलेगा, हेमंत कुमार जी का देखने को मिल रहा है, अभिषेक मल्होत्रा जी का देखने को मिला। तो सर्वसंहार एक अपने आप में विजुअल ट्रीट है। और ये जो स्पेशल पेज होते हैं फुल आर्ट वर्क है बिना बॉर्डर के। और अब इसका ना एक नया प्रयोग इनको करना चाहिए। अब जो नए संग्रह इन्होंने तो खैर निकाल दिया, संजय गुप्ता जी कर सकते हैं, मनोज जी तो नहीं कर सकते ये चीज़, कि भाई जो सर्व 17 वाला साइज़ है या थोड़ा और बड़ा साइज़ में इसको लिया जाए। ये तो फुल पेज है, इनको भी फुल पेज बनाया जाए। थोड़ा सा मेहनत लगेगी एडिटिंग में एक एक करके, तब जा करके कोई इसका एक अलग संस्करण आ सकता है। खैर तो अब सबसे बड़ी चाल के चलता है, ये बात बताऊँगा। एक मिथ्याकार करके है, एक समझ लें आसुरी शक्ति है जो एक तरीके से कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर लेती है। मिथ्याकार मतलब मिथ्या का नाम से पता लग रहा है कि वो एक सच्ची चीज़ नहीं होगी, वो उसमें फंस के रह जाएंगे दोनों हीरो। मैं बताऊंगा आगे इसके बारे में। तो यहाँ पे वो इवेंट चल रहे हैं, महामानव जो है बाकी किरीगी वगैरह सामरी इन लोगों से, आई एम सॉरी नॉट किरीगी सामरी, अभी हरू से टकरा रहा है। हरू जो कोहराम में देखने को मिले थे, तो इनके आपस में द्वंद्व होता है वो दिखाई दे रहा है इसमें। कोहराम वाले जो थे, यहाँ पर ध्रुविष्य दिखाई दे, एक देखिए इसमें वो डायनासोर भी दिखा रखा है जो महाकाल कॉमिक्स में और महामानव कॉमिक्स में दिखाया गया था, गलाला गीचा इसका नाम था। और ये यहाँ पर आए कैसे, इसका जवाब हमको सर्वनायक विस्तार सीरीज में देखने को मिलता है। अभी तक मैंने इसको शुरू से पढ़ना रिवाइज करना शुरू नहीं करा, लेकिन जो मैंने लास्ट उसका प्रकोष्ठ के कैदी का रिव्यू किया था उससे समझ में आ रहा है कि इसमें जो जो चीज़ें हो रही हैं कि महामानव यहाँ पे कैसे आ गए या फिर ये गलाला गीचा कहाँ से आ गए, उनके आंसर्स हमको वहाँ मिलेंगे। और यहाँ देखिए ध्रुव का भविष्य है वो उसके बारे में दिखा रखा है। उसकी बेटी जो उल्का मैंने बताया था पिछले कॉमिक्स में भी थी, वो दिखा रही है कि क्राइम फाइटिंग किस क्या 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 करवाती इंसान से। तो ध्रुवोदय भी ध्रुविष्य भी ओल्ड हो चुके हैं और अपने बेटे को भी खो चुके हैं। तो अब अपनी बेटी खोना नहीं चाहते, लेकिन बेटी जो है वो ध्रुव का जो क्लेन है, जो उनका वंश है, उसको आगे रखती है, मतलब उसकी जो बात है उसको कंटिन्यू रखती है। ध्रुविष्य और आखिरी ध्रुव में हमको ये इनके बारे में जानने को मिला था, अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ था। तो अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए सारे कैरेक्टर्स इसमें हमको और परिष्कृत होकर मिल रहे हैं। धनंजय का भी इसमें वंश दिखा रखा है, ये देखिए देवंजय, और इसमें देवंजय और जो ध्रुविष्य आपस में दुश्मन दिखा रखे हैं। इसमें दिखा रखा है कि चंडकाल जितना रिस्पॉन्सिबल है स्वर्णनगरी की तबाही के लिए, उतना ही ध्रुविष्य भी है। वो एक मतलब एक वैसा होता है ना सुपर हीरोज़ की वजह से वैसा होता है, स्वर्णनगरी छुपी हुई रहती थी, ध्रुव की वजह से धीरे धीरे स्वर्णनगरी कॉमिक्स में हमको देखने को मिली। तो काफ़ी लोग उसका जान पाए, में भी एक रीज़न हो, आगे देखते हैं। अनुपम सिन्हा जी का शानदार चित्रांकन। अब इसमें क्या होता है कि जो मिथ्याकार था वो जो तिरंगा शुक्राल की जो प्रतियोगिता का तृतीय चरण था, पहला चरण क्या था कि वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार को उसमें से बर्थ में हेल्प करना। सेकंड था उसके गुरु चूज़ करना। थर्ड ये मिथ्याकार ने क्या करा कि यहाँ पर ऐसा एक वर्ल्ड बना दिया जिसमें नागराज के पास तो भोकाल की शक्तियाँ हैं और भोकाल के पास में नागराज शक्तियाँ हैं।
और अब इस तरीके से जो है वो मतलब अब जो बाकी लोगों से लड़ रहे हैं सब प्रतिरूप हैं एक्चुअली। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब नागराज भोकाल की शक्तियाँ यूज़ करेगा और भोकाल नागराज की, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे लोग, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अनुपम सिन्हा जी का जबरदस्त चित्रांकन है, भेड़िया भी बहुत शानदार दिख रहा है। तो इसमें जूझते समय और प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर प्रतिरूपों को कुछ हुआ तो जो असली हैं जो उस सर्वनायक प्रतियोगिता को देख रहे हैं उन सब के ऊपर वो असर होता है। किसी को चोट लगी तो खून निकलता है, ध्रुव के देखिए खून निकल रहा है, कोई पैरालाइज हो रहा है तो पैरालाइज हो रहा है, कोई बंधन में आ रहा है। तो ये इसमें चल रहा होता है, मिथ्याकार बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और तिरंगा और शुक्राल उसको उससे बच पाए उससे पहले एक चीज़ हो जाती है, मैं बताऊँगा। ये देखिए तिरंगा के साथ ऐसा कुछ होता है कि उसको कुछ याद आ जाता है कि तिरंगा एक कैडेट के रूप में दिखा रखा है और एक बच्ची की हत्या उसके हाथों से हो गई है। यहाँ पर ये एंड हो जाती है चीज़। आगे फिर आपको अनुपम सिन्हा जी का शानदार चित्रांकन के साथ में एक और ये देखिए पृष्ठ मिलता है। क्या बात हो, मतलब जंगल का जो भी है ना, ये अति क्रूर हैं, शुतान हैं, और ये कुछ कैरेक्टर्स हैं काईगुला वगैरह, धौंधड़ वगैरह, जो भेड़िया के कैरेक्टर्स हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छी विजुअल ट्रीट है एक तरीके से ये कॉमिक्स, बहुत शानदार। सुशांत पंडा जी तो खैर बना ही रहे हैं चित्र। इस तरीके से हमको ये कॉमिक्स आगे बढ़ती नजर जाती है। कई कई पैरेलल इवेंट्स हैं, धीरे धीरे वो अनफोल्ड हो रहे हैं। सर्वमंथन इसका नेक्स्ट पार्ट होगा और देखिए आपको फिर अनुपम सिन्हा जी की चित्रकारी का शानदार नमूना देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये अडिग हैं जो दानव है, वो सारे विलेंस देखने को मिल रहे हैं आपको। सुप्रीमा है, ग्रैंड मास्टर रोबो है, ये अदर देखिए सारे विलेंस। नागराज ध्रुव के जो विलेंस हैं, माधव कालदूत, हालांकि वो विलेन नहीं है, वो इस नाग के रूप में है। जैसे एक्चुअली शेष नाग का एक सुमेरु पर्वत था, कौन से पर्वत के ऊपर हुआ था, नीचे एक अच्छा अवतार था भगवान विष्णु का, और देव और दानवों ने मिलकर के जो है इस तरीके से समुद्र मंथन किया था। यहाँ पर ऐसा एक नया सर्व मंथन हो रहा है जहाँ पर अडिग जो है वो उस मतलब कछुए की, जो कच्छप अवतार था भगवान विष्णु का, और पर्वत की भूमिका निभा रहे हैं, और नाग की भूमिका महात्मा कालदूत निभा रहे हैं। और बाकी जो है कुछ विलेंस है और कुछ जो, क्योंकि सुपर हीरोज तो गायब हो चुके, तो उनके जो मित्र हैं, जैसे जिंगालू है ध्रुव का मित्र है, किरीगी सामरी है, ये ध्रुव के मित्र हैं, पंचनाग हैं जो ये नागराज के मित्र है। तो ये सब दुर्दम्य सेना पंचनाग, तो ये मिलकर मंथन कर रहे हैं। इसका ऐड भी बहुत शानदार है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके अगर वो पढ़ना हो तो देखते हैं सर्वमंथन में क्या होगा। बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगी सच में। सर्वनायक कॉमिक्स थी मेरे पास पहले, इसके कुछ पार्ट्स थे 7, 8, 9 जो वो पार्ट है उस वो वाले पार्ट थे मतलब। तो तब इतना इंटरेस्ट जागा नहीं था, थोड़ा बहुत आर्ट वगैरह ऐड वगैरह देखे थे। पर अब जब इसको शुरुआत से पढ़ा तो सच में ये काफ़ी अच्छी तरीके से शुरू हुई और अनफोल्ड हो रही है। अब आगे क्या क्या किस तरीके से मोड़ लेगी वो तो आगे ही पता लगेगा। पर मेरे को सर्वसंहार बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें विजुअल ट्रीट्स, अलग अलग तरह के आर्टिस्ट का काम मिलता है, स्टोरी बहुत अच्छी बनी है। बस यही है थोड़ा सा ये करेक्टराइजेशन कॉस्टली है विदाउट नोवेल्टीज वगैरह। और ये जो एक छोटी सी बात है, इसका कुछ जुगाड़ करना चाहिए था, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो सार है वो इसमें कहीं ना कहीं ऐड करना चाहिए था। बाकी ठीक है, क्वालिटी वगैरह सारा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स सर्वमंथन के रिव्यू में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।